जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, बेसिकली बिहेवियर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ हम डाई इलेक्ट्रिक के बिहेवियर को भी समझेंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, आज के इस वीडियो में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर दोनों के बिहेवियर को डिटेल में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी कंडक्टर की बहुत शुरुआत में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए थे, यानी कि जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, वहां भी पढ़ा था द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, दैट इज ऑलवेज जीरो। यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइंस पास नहीं होती। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और अगर हम इस कंडक्टर को, सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है और हम इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या इस कंडक्टर पे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जब हम इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में तो रहेगा बट इसके अंदर डेवलप नहीं होगा। दैट मीन्स जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस टाइप से पास हो रही होंगी, इसके अंदर से पास नहीं होंगी। क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर में पोलराइजेशन की प्रोसेस होगी। पोलराइजेशन की प्रोसेस होगी। पोलराइजेशन की प्रोसेस क्या होगी कि जब हम इस कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देन इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दैट मींस अपोजिट चार्जेस अपोजिट फेजेस पे कंडेंस हो जाएंगे। यानी कि हमने इस पे वो अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको मालूम था द नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है, इट विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, बट जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसके अंदर के पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उन पे फोर्स वर्क करेगा। ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहां होंगे, इस फेस पे आके कलेक्ट हो जाएंगे। एंड ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस फेस पे आके कलेक्ट हो जाएंगे। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल की, यानी कि कंडक्टर की अलग अलग फेसेस पे जाके कलेक्ट हो गए। अब जब ये पोलराइज हो जाएगा, अगर हम ड्यूरिंग द पोलराइजेशन बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मोमेंटरी मूवमेंट हुआ होगा। थोड़े से टाइम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का यहाँ पे मूवमेंट होता है ताकि ये कंडक्टर पोलराइज हो सके। और उसके बाद इन चार्जेस का मूवमेंट क्या होता है, रुक जाता है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। दैट मींस हम जैसे ही रखेंगे कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग फेसेस पे आके कलेक्ट हो जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद चार्जेस का जो मूवमेंट है, जो पोलराइजेशन की प्रोसेस में चल रहा था, वो रुक जाएगा और उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब उसी इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हम इस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इक्विलिब्रियम स्टेट में कंडक्टर की, तो देखिए प्रॉपर्टीज होती है, अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द कंडक्टर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट मींस फॉर ए कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट, वो कितना होता है, जीरो। इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकंड क्या है, द नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं, देन ऑल द चार्जेस गिवन टू दैट कंडक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, नॉट इनसाइड। कंडक्टर को हम जितना भी चार्ज देंगे, सारा का सारा चार्ज कहां होगा, उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। दैट मींस द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज
ऑलवेज जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो होता है अंदर कंडक्टर के, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या शो करता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस और जस्ट आउटसाइड द चाइल्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। यानी कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट कंडक्टर की सरफेस पे या उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। और जब हम बात करते हैं कंडक्टर की सरफेस पे, तो एट सरफेस अगर हम बात करें तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या सरफेस के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टी हमने तब भी पढ़ी थी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था हमने उस टाइम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी हमारी पढ़ी हुई है। अंदर जीरो होता है बट सरफेस पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। नंबर नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चाइल्ड कंडक्टर। जस्ट आउटसाइड यह हम बात कर सकते हैं, और एट सरफेस अगर हम कंडक्टर की सरफेस पे बात करें तो कंडक्टर की सरफेस पे या कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी जब हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सेल का जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि सरफेस पे कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एट द सरफेस एंड इनसाइड ए चाइल्ड कंडक्टर। देखिए, चाइल्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो जितना पोटेंशियल कंडक्टर की सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल में चेंज आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है dV या डेल्टा V इज इक्वल क्या होता है? E इंटू डी एल। dV इज इक्वल E इंटू डी एल। E कितना होता है इनसाइड द कंडक्टर? जीरो होगा। दैट मीन्स dV इज इक्वल जीरो, और dV इज इक्वल जीरो होने का मतलब क्या है? V इज इक्वल कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स जो पोटेंशियल कंडक्टर की सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही जीरो होता है बट पोटेंशियल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। तो ये प्रॉपर्टीज है कंडक्टर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिनको हम आगे अप्लाई करेंगे जब इस चैप्टर में हम कैपेसिटेंस या अदर कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बिहेवियर है और पोटेंशियल का क्या बिहेवियर है फॉर ए कंडक्टर। क्लियर? मूव करते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक शील्डिंग और फैराडे केजेस। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज है क्या? आपने अभी ये पढ़ा, वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। अगर हम बात करें इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी प्रॉपर्टी को हम यूज भी कर सकते हैं और करते भी हैं कई जगह। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या? बेसिकली अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना होता है, तो उस डिवाइस या उस सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको एक हॉलो मेटलिक शील्ड से कवर कर देते हैं, या हम उसको एक हॉलो मेटल से कवर कर देते हैं। जिस भी डिवाइस को या जिस भी सिस्टम को या जिस भी एरिया को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, वी विल कवर दैट विद ए हॉलो कंडक्टर। और जैसे ही हम उसको हॉलो कंडक्टर से कवर करेंगे तो उस हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी फिनोमेना को या इसी प्रोसेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है बाय यूजिंग द हॉलो कंडक्टर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वैसे आपको मालूम है शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम हॉलो कंडक्टर्स यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और जो कंडक्टर्स हम यूज करते हैं प्रोसेस को बोलते हैं शील्डिंग,
और जो कंडक्टर्स हम यूज करेंगे दोज आर कॉल्ड द फैराडे केज। दैट मीन्स अगर हम बात करें द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द फिनोमिना of protecting a certain region of space from external electric field is called electrostatic shielding। और हम ये करते कैसे हैं? by using hollow conductors को यूज करके जब हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? दूसरा हमने क्या बताया था? To protect the delicate instrument from external electric field, we encloses them in a hollow conductor. Clear? Such hollow conductors are called Faraday cages. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो hollow conductors यूज किए हैं उन hollow conductors को हम क्या बोलते हैं? Faraday cage। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करना चाह रहे हैं? वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको हॉलो कंडक्टर से, ठीक है, ये क्या होगा? दिस इज हॉलो मेटेलिक कवर यूज कर देंगे। और जैसे ही हम हॉलो मेटेलिक कवर यूज करेंगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये जो हॉलो मेटेलिक कवर हम यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, दिस इज कॉल्ड फैराडे केज। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा डाई इलेक्ट्रिक। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, आज हम बेसिकली बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स और डाई इलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है? डाई इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है डाई इलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। और इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब है सिंपली चार्जेस कैन नॉट मूव इन देम, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते, जिनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। क्लियर? हमने मेटल्स की बात की, मेटल्स का मतलब था कंडक्टर्स। यहां पे हम बात कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक की। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर में ये हमको मालूम है कि ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते। चार्जेस मूव करने ना करने का मतलब क्या है? करंट कैन नॉट फ्लो, करंट कैन नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं हो सकता इनमें। चार्जेस मूव नहीं करेंगे, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों फ्लो नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं और फ्री नहीं होते। और जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक चार्जेस का मूवमेंट मटेरियल के अंदर नहीं होगा। चार्जेस का मूवमेंट नहीं होता, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होता। बट कंडीशन क्या है? बट दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो सकता, बट ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट। तो एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन आ गई, इंसुलेटिंग मटेरियल जिनमें करंट फ्लो नहीं होता बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या हम डिफाइन इसको कर सकते हैं? एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस of the atom is called dielectric. These cannot conduct electric current, यानी कि these dielectric में क्या हमने पढ़ा? These can not conduct electric current but transmit electric field. इलेक्ट्रिक करंट को तो कंडक्ट नहीं करते बट इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ग्लास है, माइका है, पेपर है, CO2 है, H2 है, H2O है, HCl है। These all are the examples of dielectric. Clear? तो इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब बात आती है कि इस इंसुलेटिंग मटेरियल को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें
तो देखिए जो आपके डाइलेक्ट्रिक्स है, बेसिकली जब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स की, तो डाइलेक्ट्रिक आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होंगे डाइलेक्ट्रिक के? एक जो टाइप होगा वो होगा आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और एक होता है आपका नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अब देखिए पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है? पोलर डाई इलेक्ट्रिक में अगर बात की जाए तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट इन मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स में हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव डिफरेंट सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट सेंटर ऑफ मास होता है। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे पोलर में, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है उसके पास पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, बट पॉजिटिव और निगेटिव के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो सेम नहीं होंगे, दोज विल हैव डिफरेंट सेंटर ऑफ मास। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म डाइपोल। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? डाइपोल बनाएंगे, और डाइपोल बनाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करते हैं तो अब इसके एग्जांपल्स भी देख लीजिए। इसके एग्जांपल में आपने पढ़ा है HCl। HCl में क्या होता है कि HCl मॉलिक्यूल को जब आप देखोगे तो इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी कि इन दोनों के बीच क्या होगा? कोई ना कोई डिस्टेंस, कोई ना कोई सेपरेशन हमको दिख रहा होगा 2a। यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के पास कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होता है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। दैट मींस इनके मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। जबकि हम बात करें अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, तो नॉन पोलर इसका जस्ट अपोजिट होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इसमें जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स जो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आपके चार्जेस हैं, या जिनको हम आयंस बोलते हैं, आयंस हैव सेम, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस चार्जेस आर कोसेंट्रिक। कैसे होते हैं? कोसेंट्रिक होते हैं। कोसेंट्रिक होने का मतलब दोनों के सेंटर ऑफ मास सेम होंगे। जब दोनों के सेंटर ऑफ मास सेम होंगे तो एक बात तो क्लियर है, क्या करेंगे? जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल होंगे इसमें वो क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म डाइपोल। यानी कि इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे? डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और जब डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें हम ये भी बोल सकते हैं डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। अब परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। इसके एग्जांपल में आता है आपका CO2। अब देख लीजिए CO2 में क्या होता है। CO2 में अगर हम बात करते हैं तो CO2 में जो आपका होगा वो कैसा होगा? एक C, इधर क्या होगा? O, इधर भी क्या होगा? O। ठीक, इसमें जो आपका CO2 होता है, इसमें सबका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक ही पॉइंट पे होगा। सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट पे लाई करेगा। दैट मींस इसमें अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? 0।
तो सिंपली पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूल्स डाइपोल फॉर्मेशन शो करते हैं या जिनके मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, दोज डाइइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और जिन डाइइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स डाइपोल फॉर्मेशन शो नहीं करते या जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर का एग्जांपल हो गया आपका HCl, इसका क्या हो गया? CO2 हो गया। क्लियर? या H2 लिख सकते हो इसका एक एग्जांपल, H2। तो ये तो हो गया पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब अगर हम इन्हीं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? हम इनके बिहेवियर को भी समझेंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनका भी पोलराइजेशन होगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? हम वन बाई वन दोनों टाइप के डाई इलेक्ट्रिक के लिए समझेंगे। पहले हम किसके लिए बात करते हैं? फॉर नॉन पोलर, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर हम नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक का हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। अब बहुत कॉमन सी बात समझिए, सपोज आपके पास एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है, ये एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है। इस नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक में अगर हम बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस टाइप से, ये मान लीजिए ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके। और इसके मॉलिक्यूल्स में जब हम बात करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं? कोसेंट्रिक, एक ही पॉइंट पे होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव कोसेंट्रिक होंगे, सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे होगा। ठीक, अभी इस कंडीशन में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना अप्लाई किया है? 0 किया है। और इस कंडीशन में नेट जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी कितना है? 0 है। अब अगर हम इसी डाइपोल पे या इसी डाई इलेक्ट्रिक पे, सॉरी डाइपोल पे नहीं, अगर हम इसी डाई इलेक्ट्रिक पे क्या करें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें। तो अब देखिए सेम डाई इलेक्ट्रिक है, हमने क्या किया? इसी डाई इलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम अप्लाई करेंगे तो पहले तो देखिए ये मॉलिक्यूल्स जो थे, हमने क्या किया? इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इस टाइप से मान लीजिए ये अप्लाई किया हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे होगा क्या? बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो हमको ये मालूम है कि व्हेन वी विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, देन the positive ions in their molecule will experience a force in the direction of electric field। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव आयन थे उन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा? फील्ड की डायरेक्शन में। एंड नेगेटिव आयंस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव थे सब पे फोर्स लगेगा। पॉजिटिव वाला किधर खिंच जाएगा? फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव वाला किधर खिंचने लगेगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल्स थे, तो अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इस टाइप से स्ट्रेच होंगे, प्लस इस तरफ आने लगेंगे, माइनस इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन में। प्लस जो होंगे वो किधर जाएंगे? प्लस जो आपके होंगे वो फील्ड की डायरेक्शन में खींचेंगे, माइनस इधर, प्लस फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस इधर। ऐसे ही हम इधर वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इनमें भी सेम होगा, प्लस इधर, माइनस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर। यानी कि सब पे फोर्स लगेगा और हर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव होगा दैट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस टाइप से सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एलोंगेट हो जाएंगे एक तरीके से, मान लीजिए खींचेंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स खींचेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स को जरा ध्यान से देखो। अब अगर हम इन मॉलिक्यूल्स में इस किनारे की तरफ देखें तो देखो इस किनारे की तरफ क्या आ गए? सारे नेगेटिव। इस किनारे की तरफ क्या आ गए? सारे पॉजिटिव आ गए। और बीच में देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स जैसे ही ये होगा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे प्लस और माइनस क्या होंगे? अलग अलग फेसेस की तरफ स्ट्रेच होने लगेंगे। और जो हमारा मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो थोड़ी देर बाद हमको कैसा दिखाई देगा? थोड़ी देर बाद अगर हम इसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को देखेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के इस फेस पे हमको नेगेटिव दिखाई देगा और इस फेस पे हमको डाई इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव दिखाई देगा। हुआ क्या? जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया,
वैसे ही सारे के सारे पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, उधर खींचेंगे, निगेटिव फील्ड के अपोजिट, तो क्या होगा? अब देखिए, अब ये प्लस और माइनस क्या हुए? स्ट्रेच हो गए, दैट मींस इनके बीच 2a जनरेट हो गया। हमने ये पढ़ा है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है P इज इक्वल क्या होता है? Q इंटू 2a। अभी तो क्या था? 2a 0 था। इस केस में जो 2a था वो कितना था? 0। बट जैसे ही ये फोर्स लगा तो ये क्या हो गए? स्ट्रेच होने लगे, प्लस और माइनस के सेंटर अलग अलग होने लगे, यानी कि 2a डेवलप हो गया। दैट मीन्स जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी कि अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो नेट डाइपोल मूवमेंट भी जीरो नहीं रहेगा। That means whenever we will apply electric field on the non-polar dielectric, then its molecule, then some dipole moment is developed in its molecules. और देखिए डाइपोल मोमेंट जो इसके मॉलिक्यूल में डेवलप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? सिंपल से समझ लीजिए, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल होता है Q इंटू 2a। 2a क्या है? प्लस और माइनस के बीच का सेपरेशन, प्लस और माइनस के बीच का सेपरेशन। अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी। दैट मींस द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक चीज और समझनी पड़ेगी, जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल हो गया पोलराइज। अब जब मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया तो देखिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हमने इस पे अप्लाई किया था, ठीक। ड्यू टू द पोलराइजेशन प्लस और माइनस अलग अलग फेसिस में कंडेंस हो गए। हमको मालूम है कि जहां भी चार्जेस होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होता है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड आउटवर्ड होगा, सिंगल नेगेटिव होगा तो फील्ड इनवर्ड होगा। अगर पेयर है पॉजिटिव और नेगेटिव का तो फील्ड जो होगा प्लस से माइनस की तरफ होगा। दैट मींस इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप हो जाएगा। जैसे ही ये पोलराइजेशन होगा सारा पॉजिटिव इस फेस पे आ जाएगा, सारा नेगेटिव इस फेस पे आ जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था ई नॉट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको हम बोलते हैं ईपी। अब देखिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और ईपी है कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पोलराइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक इज ई नॉट माइनस ईपी, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितना रह जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी। तो पोलराइजेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करोगे प्लस और माइनस पुल होंगे अलग अलग डायरेक्शन में, खिंच जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो डाइपोल फॉर्मेशन में आ जाएगा और मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट जेनरेट हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइज हो गया। पोलराइजेशन की कंडीशन में प्लस और माइनस अलग अलग फेसिस पे शो करे जा रहे हैं। दैट मींस इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप हो जाएगा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक। और जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये तो पोलराइजेशन था किसका? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का। यहीं पे अगर हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक, यानी कि अगर हम बात करें फॉर पोलर डाइइलेक्ट्रिक, तो अब देखो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा? पोलर डाइइलेक्ट्रिक के लिए बात करते हैं, मान लीजिए ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपका, इसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए अलग अलग शो कर लेते हैं पहले, ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये है। अभी हम क्या करते हैं, अभी इसके मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो हमको ये मालूम है कि इसके मॉलिक्यूल्स में जो प्लस और माइनस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बट नॉर्मल स्टेट में प्लस और माइनस का जो अलाइनमेंट होगा, जो पॉजिटिव और निगेटिव का अलाइनमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखो प्लस और माइनस यहां पे हमने शो किए हैं। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक पे नहीं लगाया। हमको ये मालूम है कि इसके हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट है, बट विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मॉलिक्यूल देखो इसका डाइपोल मूवमेंट किधर है? इस तरफ।
माइनस से प्लस की तरफ, इसका किधर है, इस तरफ, इसका किधर है, इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। अब देखिए हर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसा है, अलग अलग डायरेक्शन में है सबके पास, बट अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, अगर हम यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, हियर द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। तो नॉन पोलर में भी 0 था, पोलर में भी 0 है, भले ही इसके मॉलिक्यूल्स के पास सेपरेटली डाइपोल मोमेंट होता है, बट ओवरऑल तो 0 ही है। अगर हम इसी डाइलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो अब देखिए जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे होगा क्या, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने ये पढ़ा है कि जब भी किसी डाइपोल पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये डाइपोल है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई डाइपोल इस टाइप से रखा हुआ है यहाँ पे ये, तो जब हम इस डाइपोल पे, ये मान लीजिए प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके चार्जेस पे दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दूसरा लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और यहाँ पे क्या डेवलप होगा, टॉर्क। चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए डाइपोल, देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, और टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट कराएगा और फील्ड के पैरेलल कर देगा। सेम केस यहाँ पे होगा, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और हर डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। जब हमने मटेरियल पे किया है, तो हर डाइपोल पे क्या होगा, टॉर्क वर्क करेगा, और ड्यू टू द टॉर्क सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, या सारे के सारे मॉलिक्यूल इस टाइप से अलाइन हो जाएंगे कि उनका डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, दैट मीन्स वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये हमने पढ़ा भी था कि टॉर्क वर्क करता है, एंड ड्यू टू द टॉर्क डाइपोल रोटेट करता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही फील्ड अप्लाई किया क्या हुआ, जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर थे सारे के सारे क्या होंगे, कुछ इस टाइप से लाइन हो जाएंगे, ये देख लीजिए इस टाइप से, इस टाइप से लाइन हो जाएंगे सारे, यानी कि सबके डाइपोल मोमेंट जब आप देखोगे अब तो क्या होगा, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट अब देखो फील्ड की डायरेक्शन में है, सबका डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स पे एक टॉर्क वर्क करेगा, एंड ड्यू टू द टॉर्क ऑल मॉलिक्यूल्स विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंडीशन में देखिए सबका डाइपोल मोमेंट जब एक डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट जो 0 हो रहा था अभी, अब वो 0 नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा, देखो इस फेस पे देखो निगेटिव, इस फेस पे देखो सारे पॉजिटिव, और बीच में देखो प्लस माइनस क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई किया, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम 0 ना रखें, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पे अप्लाई कर दें, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वैसे ही इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी अब 0 नहीं रहेगा। नेट डाइपोल मोमेंट 0 ना होने का मतलब क्या है, कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, दैट इज पोलराइज। ये सारा क्या हो गया है, पोलराइज हो गया। फिर से वही बात कि जब ये पोलराइज होगा तो इन द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन निगेटिव चार्ज एक फेस पे कलेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव दूसरे फेस पे कलेक्ट हो जाएगा एज एन इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम देखेंगे इसमें, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा E0 था, तो ड्यू टू द पोलराइजेशन जो चार्जेस कंडेंस हुए हैं अलग अलग फेसेस पे, इनके कारण इसके अंदर एक एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन, जो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा। और जब ये अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक नाउ बिकम्स E0 माइनस EP। क्लियर। हमको ये भी मालूम था कि जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है इन द डाई इलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो प्रोसेस है, सिंपली whenever we will apply the external electric field on a dielectric material, then
positive and negative charges are separated in dielectric and collected on the opposite faces. जैसे ही मैक्सवेल फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग फेस पे कलेक्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. या सिंपली दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ डेवलपिंग नेट डाइपोल मूवमेंट इन डाइलेक्ट्रिक बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल मोमेंट को डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है बाय यूजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. क्लियर? तो ये था डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. अब इसी डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा कि जो डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा. यानी कि फील्ड को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता जाएगा. तो यहीं से एक टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन डेंसिटी. अब देखिए पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, बहुत क्लियरली डिफाइन किया है. द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी. किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड the polarization density. Simply the total induced dipole moment developed per unit volume in a dielectric slab on placing inside the electric field is called polarization density. तो polarization density का फॉर्मूला क्या होगा, is equal net dipole moment induced per unit volume of dielectric. ठीक. अब देखिए नेट डाइपोल मूवमेंट जो डेवलप हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q इंटू 2A. क्या पढ़ा है, Q इंटू 2A. सपोज हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है इस टाइप से, ये एक स्लैब है. ठीक, इसके स्लैब की अगर हम बात करते हैं, ये स्लैब कुछ इस टाइप से है और ठीक है इस टाइप से ये स्लैब है. इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो फेस एरिया है वो कितना है, A है, और दोनों फेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है. तो जब हम इसका पोलराइजेशन करेंगे तो सारा का सारा प्लस इस तरफ के फेस पे आएगा, निगेटिव किधर जाएगा, अपोजिट फेस पे जाएगा. तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को बोल सकते हैं चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑन द फेस इनटू D अपॉन, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल होता है Q इंटू 2A. Q मतलब चार्ज, तो Q चार्ज प्लस इधर आया माइनस उधर गया, और 2A क्या होती है, डिस्टेंस. यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, थिकनेस हमने मानी है D, तो D थिकनेस हो गई. अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस. तो D से D कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस P इज इक्वल क्या होगा, इट इज इक्वल टू द सिग्मा P. दैट मींस द पोलराइजेशन डेंसिटी of dielectric slab is equal to the charge density developed on the faces of dielectric due to the polarization. क्योंकि जब पोलराइजेशन होगा तो अपोजिट फेसेस पे प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, और जब चार्ज डेवलप होंगे तो चार्ज डेंसिटी भी डेवलप होगी. दैट चार्ज डेंसिटी डेवलप्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन इज इक्वल टू द पोलराइजेशन डेंसिटी. क्लियर? ये आ गया पोलराइजेशन डेंसिटी. अब देखिए पोलराइजेशन डेंसिटी के बाद बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, अभी हमने सिंपल सी आपको एक बात बताई. क्या बात बताई, वी नो पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक. जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसका जो पोलराइजेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड काई ई. ठीक है, दैट इज कॉल्ड काई इनटू ये क्या आ गया ई. तो यहाँ पे ये जो काई है, यहाँ पे कांस्टेंट हमको मिलेगा, काई बोलते हैं इसको. ठीक है, इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी.
तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के केस में जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा काई, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक यही आ गया आपका, ये तो था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। हमने क्या पढ़ा कि अगर ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, इस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल में ये नॉन पोलर ही ले लेते हैं कि प्लस और माइनस इस टाइप से, ये सेंटर ऑफ मास। हमने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस टाइप से। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे तो हमने एक पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा देन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा दैट मींस प्लस और माइनस अलग अलग फेसेस पे जाने की कोशिश करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा अभी क्या कि ये जो स्ट्रेच होगा यानी कि प्लस और माइनस के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी 2a, ये डिपेंड किस पे करेगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पोलराइजेशन यहाँ पे हुआ और हमको क्या मालूम पड़ा कि जो पोलराइजेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E के। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के है, दैट मींस जो 2a है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर हम इस डाई इलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल स्ट्रेच होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी डिस्टेंस। जैसे रबर होती है, इलास्टिक होती है, फोर्स लगाते जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो खिंचती जाएगी। बट इलास्टिक में भी एक लिमिट होती है कि एक लिमिट से ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होता है डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल में, कि डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इसका जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेच होगा, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और यहीं से एक टर्म डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, सिंपली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल विदाउट इट्स ब्रेकडाउन। किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल पे विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के हम मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या डिफाइन किया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसको बोल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट कैन बी अप्लाइड टू ए डाई इलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। किसी भी डाई इलेक्ट्रिक पे हम उसके इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बिना मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली बात किस किस की हमने जो बात की वो बात थी हमारी डाई इलेक्ट्रिक और मेटलिक कंडक्टर के बिहेवियर की इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कंडक्टर के बिहेवियर को भी समझा, डाई इलेक्ट्रिक के बिहेवियर को भी समझा। बेसिकली हमने दोनों के पोलराइजेशन को पढ़ा है और आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। और चलते चलते एक बात फिर से कि जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं इसके जो नोट्स हैं वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हर चैप्टर में जो लास्ट वीडियो होगा उस वीडियो में आपको उस चैप्टर के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, जिसको डाउनलोड करके नोट्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस या अपने न्यूमेरिकल की जो सॉल्व करने की कैपेसिटी है उसको एनहेंस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।